everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं. फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग. किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो में हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा, सेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ा और इन दोनों के डिफरेंसेस देखे. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस. ये बोलते हैं अच्छा खासा सेंट्रलाइजेशन चल तो रहा था, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, फिर ये न्यू कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन लाने की क्या जरूरत थी. तो वही इंपॉर्टेंस इसकी आज हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, it develops initiative among subordinates, develops managerial talent for the future, quick decision making, relief to top management, facilitates growth, better control. शुरुआत करेंगे हम इस पॉइंट से जो कि बोलता है develops initiative among subordinates. देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने क्या बोला कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या होती है, सेग्रीगेटेड होती है. कि भाई अगर कोई चीज तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रही है उसका डिसीजन मेकिंग पावर तुम्हारे पास रहेगा, अनलाइक सेंट्रलाइजेशन जिसमें सेंट्रल बॉडी सब कुछ डिसाइड करती है. तो यहाँ क्या फायदा होगा ये सुनना. देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या होता था, टॉप मैनेजमेंट सब कुछ डिसाइड करती थी, बाकी सबको बोल देती थी चलो बस तुम्हें इसे क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है. इससे क्या होता था, बाकी सब सिर्फ वही चीज करते रहते थे जो उन्हें आदेश मिलते थे करने के लिए. खुद का तो दिमाग वो कभी लगा ही नहीं पाते थे, खुद की क्रिएटिविटी तो वो कभी दिखा ही नहीं पाते थे, उनको कभी अपने ओपिनियंस रखने का मौका ही नहीं मिलता था. तो डिसेंट्रलाइजेशन ने उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया. इसने अब हर इंसान को मौका दिया है कि तुम पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में. अगर कोई चीज तुमसे रिलेटेड है, कोई डिसीजन तुमसे रिलेटेड है, तुम लाओ आइडियाज उसके रिगार्डिंग, हम तुम्हें मौका देंगे. तो इसकी वजह से सबऑर्डिनेट्स के बीच में एक इनिशिएटिव वाली, मतलब आगे आके अपनी बात रखने की क्या भावना आने लगी. तो इट सेज अ डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई दोज एग्जीक्यूटिव्स हु हैव द नेसेसरी पोटेंशियल टू बिकम डायनामिक लीडर्स. ऐसे लोग जो कि अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, अभी छोटे लेवल पे बैठे हैं, बट जिनकी कैपेबिलिटी है आगे पहुंचने की, बड़ा बनने की, डायनामिक लीडर बनने की, आप उन्हें थोड़ा सा मौका दे रहे हैं इसके थ्रू. इन लोगों को ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसीजन लेने का मौका मिलेगा तो इनको समझ में आएगा कि हमारी कैपेबिलिटीज कहाँ लाई करती हैं. वो और काम करेंगे तो अल्टीमेटली वो एक दिन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आपको होके दिखाएंगे. चलिए सेकेंड पॉइंट बोलता है डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर. अब देखो आज तुम्हारे यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया मैनेजरियल टैलेंट है, मतलब ऐसे हमारे यहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो अच्छे से मैनेजमेंट संभाल रहे हैं. बट क्या ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रहेंगे? हो सकता है मर जाएं, हो सकता है रिटायरमेंट ले लें, हो सकता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं. फिर तुम क्या करोगे? खाली बैठ जाओगे, क्योंकि तुमने तो हमेशा इन्हीं पे फोकस किया था, तुमने तो और किसी पे फोकस ही नहीं किया. भाई अगर ये चले गए तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि आपके यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन चल रहा था जिसकी वजह से यही सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, सब कुछ यही डिसाइड कर रहे थे. बिल्कुल धक्का लगेगा. डिसेंट्रलाइजेशन इस प्रॉब्लम को भी खत्म कर देता है. वो बोलता है कि हम एक नई फौज तैयार कर रहे हैं मैनेजरल एक्टिविटीज को देखने के लिए. हम लोगों को तैयार कर रहे हैं कि भैया तुम भी डिसीजन मेकिंग लो, तुम्हें भी ताकि थोड़ा सा पता चले कि डिसाइड करने में क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और अल्टीमेटली वहां से तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा और तुम भी क्या बनोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे. तो फ्यूचर के लिए तुम मैनेजरल टैलेंट को भी क्या कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ताकि अगर कोई पुराना इंसान तुम्हें छोड़ के जाए, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए, तो तुम्हारे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट ना हो, तुम्हारे यहाँ पे ऑलरेडी टैलेंट बैठा हो उन लोगों को रिप्लेस करने के लिए. थर्ड है क्विक डिसीजन मेकिंग. भाई देखो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता था, छोटे से छोटा डिसीजन लेना होता था, टॉप मैनेजमेंट के पास भागना पड़ता था. तो टॉप मैनेजमेंट जब फ्री होगी वो तब एड्रेस करेगी तुम्हारी प्रॉब्लम को, फिर डिसाइड करेगी, फिर तुम्हें बताएगी. तो बहुत ही समय लग जाता था हर एक चीज में. वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन पे जिस लेवल का काम है वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, जौन से लेवल के डिसीजन मेकिंग है वो खुद ही कर लेंगी. तो अब उनको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. तो भाई अपने लेवल की चीज है, खुद सुलझाई, काम चलाया, हो गया काम. तो डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी,
क्विक हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेंट्रलाइजेशन में क्या प्रॉब्लम आती थी और डिसेंट्रलाइजेशन उसका किस तरह से निवारण कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंशन है कि इंफॉर्मेशन भी डिस्टॉर्टेड वे में नहीं पहुंचती, क्योंकि देखो जिस लेवल की बात है वहीं तक रखनी है, आगे पीछे तो पहुंचानी नहीं है। आगे पीछे पहुंचाते हो तभी तो डिस्टॉर्शन होता है ना, यहाँ पे तो उसी लेवल पे तुमने अपनी बात रखी हुई है, तो आराम से इंफॉर्मेशन भी सही सटीक वे में ही पहुंचेगी एक दूसरे तक। नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अब भाई देखो, पहले सारा का सारा काम टॉप मैनेजमेंट करते थे, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग वही करते थे, तो कई बार वो क्या होते थे, परेशान हो जाते थे। उनको लगता था कि यार क्या चीज का बर्डन हमारे सर पे डाल दिया है कि मतलब छोटे छोटे डिसीजन, बड़े बड़े डिसीजन सब हमें ही लेने पड़ते हैं। बट यहाँ क्या हुआ, अब आपने उनके सर पे सिर्फ बड़े डिसीजन छोड़ दिए, छोटे अपने सर पे ले लिए, तो उनको छोटे डिसीजन से छुटकारा मिल गया। तो वहां पे जो पहले वो इतना काम कर रहे थे, अब उनको सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा, तो वो हैप्पी होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। थोड़े से रिलीफ उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब भाई ऑब्वियसली पहले कुछ सिलेक्टेड लोग थे जो कि डिसीजन मेकिंग जैसा बढ़िया काम करते थे, अब और बहुत सारे लोग बढ़ गए हैं। अब इतने सारे टैलेंटेड लोग अगर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। तो डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, थोड़ी सी ऑटोनॉमी आती है, मतलब फ्रीडम आती है। लोअर लेवल मैनेजमेंट को फ्रीडम मिलती है, एज वेल एज डिविजनल और डिपार्टमेंटल हेड्स को भी फ्रीडम मिलती है, जिसकी वजह से वो इस तरीके से काम करते हैं जो कि बेस्ट सूटेड होता है उनके डिपार्टमेंट के लिए। देन है बेटर कंट्रोल। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि डिसीजन मेकिंग जिस लेवल को इन्फ्लुएंस करती होगी उसी लेवल द्वारा ली जाएगी, राइट? तो इससे हमें पता होगा कि ये काम किस लेवल का था और इसकी डिसीजन मेकिंग किसने ली है, राइट? तो अगर सही डिसीजन प्रूव हुआ तो रिवॉर्ड अवार्ड भी उसे ही मिलेंगे, और अगर गलत डिसीजन प्रूव हुआ तो पनिशमेंट भी उसी को ही मिलेगी। तो ऐसे में कंट्रोल रखना थोड़ा सा पॉसिबल हो पाएगा, हर किसी लेवल की डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना थोड़ा सा पॉसिबल हो पाएगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट, अगर आपको नोट्स चाहिए 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज के तो वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं आपको बता दूं, नोट्स पेड रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।